नमस्कार, मैं हूं प्रिया खरे और आप देख रहे हैं इंडिया डेली लाइव। और आइए अब बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड से बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें कि सीएम धामी ने एक बड़ा लोगों को मार्ग शिलान्यास किया है और इससे अब लोगों को लाभ मिलने वाला है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज देहरादून के सहसपुर विधानसभा क्षेत्र में मिट्टी बेरी पलवल मार्ग के चौड़ीकरण कार्य का औपचारिक शिलान्यास किया। ये 10 किलोमीटर लंबे मार्ग का सुदृढ़ीकरण और चौड़ीकरण मुख्यमंत्री की पूर्व घोषणा के तहत किया जा रहा है। शिलान्यास के बाद क्षेत्रवासियों और भाजपा कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में भव्य जनसभा भी आयोजित की गई। स्थानीय विधायक सहदेव सिंह पुढ़ीर के कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा भी लिया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य सचिवालय में पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड की समीक्षा बैठक की। बैठक में राज्य में विद्युत आपूर्ति की स्थिति, पावर ट्रांसमिशन नेटवर्क की मजबूती और बिजली वितरण में सुधार के लिए उठाए जा रहे कदमों की विस्तृत समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बिजली आपूर्ति में किसी भी तरह की बाधा ना हो और तकनीकी खामियों को जल्द से जल्द दूर किया जाए। उन्होंने कहा कि राज्य में ऊर्जा क्षेत्र का सुदृढ़ बनाने के लिए निरंतर निगरानी और प्रभावी योजनाओं की आवश्यकता है। पीटीसीयूएल के उच्च अधिकारियों ने भी चल रहे परियोजना और भविष्य की योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आर्य समाज के संस्थापक और सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ जन जागरूकता के शंखनाद करने वाले स्वामी दयानंद सरस्वती की जयंती पर उन्हें कोटि कोटि नमन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वामी दयानंद के विचार समाज सेवा, सत्य और मानव कल्याण के मार्ग पर हमें प्रेरित करना चाहिए और उनकी जो आदर्श है वो लगातार हमें प्रेरित करते रहेंगे। उनके आदर्श और शिक्षाएं समाज के हर व्यक्ति के लिए मार्गदर्शन का स्रोत है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर सभी नागरिकों से उनके आदर्शों को अपनाने, समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का आह्वान भी किया है। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में स्थित भराड़ीसैंण विधानसभा भवन अब केवल लोकतांत्रिक विमर्श का केंद्र नहीं रहा, बल्कि राज्य की समृद्ध लोक कला और संस्कृति का जीवंत प्रतीक बनता जा रहा है। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी की पहल पर विधानसभा परिसर में स्थानीय कलाकारों और उनकी कलाओं की प्रोत्साहित करने के लिए पेंटिंग्स का पारंपरिक मुखौटे स्थापित किए गए हैं। अध्यक्ष ने कहा कि उत्तराखंड की लोक कला और संस्कृति हमारी पहचान है, विरासत का आधार है और इसे सार्वजनिक स्थलों पर प्रदर्शित करना संस्कृति संरक्षण का एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने ये भी जोड़ा कि महिला होने के नाते उनका कला और रचनात्मक अभिव्यक्ति से विशेष जुड़ाव है और वे चाहती हैं कि राज्य की परंपराएं आने वाली पीढ़ियों तक जीवंत रूप में पहुंचे। कुछ बच्चे वो मेरे पास आए तो उनसे बातचीत करने के बाद मुझे ये समझ आया कि जो हमारा कल्चर है, जो हमारे यहाँ देवी देवता हैं, जो हमारे यहाँ मेले होते हैं, उनकी अगर हम तस्वीरें बनवा पाए, पेंटिंग्स बनवा पाए और अपनी फोटो गैलरी पे अपनी गैलरीज में लगा पाए, तो जहाँ एक तरफ बच्चों को प्रोत्साहन मिलेगा, वहीं दूसरी ओर हम अपना कल्चर भी वहाँ पर दिखा पाएंगे।
इसी के तहत मैंने भराड़ीसैंण में हमारी जो गैलरीज हैं सदन की या भवन की जो गैलरीज हैं उसमें हमने गंगा माँ की नंदा राज यात्रा की ढोल दमों की हमारी जो पोशाक है उनकी इस जेवर हैं उनकी काफी ऐसी तस्वीरें वहां के बच्चों के द्वारा। देहरादून के तिब्बती मार्केट में हुए हत्याकांड के आरोपियों को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। दोनों आरोपियों के पैर में गोली लगी और उनका इलाज जारी है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 2 देशी तमंचा और एक स्कूटी बरामद की है। पूछताछ में दोनों ने हत्याकांड में अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली है। ये कार्रवाई मुख्यमंत्री के सख्त निर्देशों के बाद की गई है, जिसमें पुलिस ने शहर में बदमाशों की धरपकड़ के लिए नाकेबंदी और सघन चेकिंग अभियान चलाया। एसएसपी अजय सिंह ने घटनास्थल का दौरा कर अधिकारियों से स्थिति की जानकारी ली। पुलिस अब आरोपियों से पूछताछ कर आगामी कार्रवाई में जुटी है। महाशिवरात्रि के मौके पर इस साल भी केदारनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि घोषित की जाएगी और इस साल महाशिवरात्रि 15 फरवरी को है और इसी दिन बद्री केदारनाथ मंदिर समिति के अधिकारियों के द्वारा आधिकारिक तारीख का ऐलान कर दिया जाएगा। तैयारियों के लिए रुद्रप्रयाग जिला प्रशासन भी पूरी तरह से सक्रिय है। डीएम प्रतीक जैन ने बताया कि यात्रा और सुरक्षा से जुड़े सभी स्टेक होल्डर्स के साथ लगातार बैठकें चल रही है ताकि यात्रा के दौरान किसी भी तरह की अव्यवस्था न हो। कपाट खुलने की आधिकारिक तारीख के साथ ही केदारनाथ धाम में तीर्थ यात्रियों की तैयारी और भक्तों की भीड़ में तेजी आने की उम्मीद है। जी बिल्कुल, जनपद में मैं देख रहा हूँ सभी लोगों में और सभी जो केदारनाथ जी यात्रा से जुड़े सभी स्टेक होल्डर्स हैं उनमें यात्रा को लेके बहुत उत्साह है और सब आगामी महाशिवरात्रि के दिन भी हम सब जानते हैं कि केदारनाथ जी टेम्पल ओपनिंग की ऑफिशियल डेट डिक्लेयर होने वाली है। तो प्रशासन भी इसके लिए बहुत सक्रिय है, बहुत उत्साहपूर्ण है, सभी अधिकारीगण भी, कि एक बार जब ऑफिशियल डेट डिक्लेयर हो जाएगी तो आगामी यात्रा की प्लानिंग और थोड़ा अच्छे तरीके से करने में हम सब लोगों को भी और अच्छा लगेगा। साथ में आपको ये भी बताना चाहूंगा कि केदारनाथ जी यात्रा की जो भी तैयारियां हैं, हम सबको पता है कि ऑल्दो ऑफिशियल डेट डिक्लेयर नहीं हुई है, उसी डेट को ध्यान में रखते हुए हम लोग ऑलरेडी तैयारियां बहुत जोरों शोरों से कर रहे हैं और इसके लिए हमने पहले भी एक सभी क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों से स्टेक होल्डर्स के साथ एक बहुत अच्छी मीटिंग भी करी और उस मीटिंग के बाद जो जो हमने डिसाइड किया था उस सब इश्यूज पे भी ऑलरेडी काम चल रहा है। जानकारी के लिए हमारे साथ उत्तराखंड के ब्यूरो चीफ अजय पांडे जुड़ गए हैं। अजय, केदारनाथ धाम जिसके कपाट खुलने का इंतजार लोगों को रहता है कि आखिर कब कपाट खुले और कब वो दर्शन कर पाए, अब इसकी तिथि का ऐलान होने वाला है 15 फरवरी जो कि महाशिवरात्रि है और इस दिन तिथि घोषित की जाएगी। उससे लेकर सुरक्षा के लिहाज से कितनी तैयारियां चल रही है और लोगों की अगर बात की जाए तो लोगों में कितनी एक्साइटमेंट है? देखिए प्रिया, चारों धाम के कपाट खुलने की जो तिथि है वो समय और मुहूर्त के हिसाब से निर्धारित की जाती है। बद्रीनाथ धाम के कपाट 23 अप्रैल को खुलेंगे और अक्षय तृतीया के दिन गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खोलने की तिथि घोषित होगी। इसी तरह से 15 तारीख को 15 फरवरी को महाशिवरात्रि के अवसर पर केदारनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि घोषित होगी। चारों धामों की कपाट खुलने को लेकर के इस समय काफी उत्साह बना हुआ है और हर तरह की जो तैयारी है वो पूरी की जा रही है। देखिए, चार धाम यात्रा उत्तराखंड की आर्थिकी की रीढ़ है और यहाँ पे जो लोग हैं वो इंतजार करते हैं कि चार धाम यात्रा की शुरुआत कब हो और कैसे हो और अच्छी चार धाम यात्रा चले, इसका संचालन अच्छे तरीके से हो। इसके लिए तमाम तरह की जो व्यवस्थाएं हैं वो निर्धारित की जा रही हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी अधिकारियों के साथ बैठक की है। 2 दौर की बैठक मंडलायुक्त ने भी कर ली है और आने वाले दिनों में फिर से अधिकारियों के स्तर पर बैठक होगी और चार धाम यात्रा व्यवस्था व्यवस्थित तरीके से चले, इसको लेकर के सारे इंतजाम किए जाएंगे। और देखिए, इस समय चाहे केदारनाथ धाम की बात करें, गंगोत्री और यमुनोत्री और
बद्रीनाथ धाम की, तो हर जगह के लिए अपने अपने स्तर से जिला प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है। और केदारनाथ धाम के कपाट को लेकर के रुद्रप्रयाग जिला प्रशासन की ओर से हर स्तर से तैयारियां की जा रही हैं। इस समय तमाम जगहों पर बर्फ जमे हुए हैं धाम में, तो वहां पर बर्फ हटाने का काम भी किया जा रहा है। जो सड़क मार्ग और रुद्ध है उनको खोलने का काम किया जा रहा है। इसके अलावा प्रिया, एक महत्वपूर्ण बात और है कि एक रास्ता और तय किया गया है कि अगर जरूरत पड़ी तो उस रास्ते से भी इस बार तीर्थयात्रियों को भेजा जाएगा। पूर्व में भी उस रास्ते से भेजा जाता रहा है तीर्थयात्रियों को, लेकिन इस बार फिर से क्योंकि व्यवस्थित तरीके से उस रास्ते का भी इंतजाम किया गया है। वहां पर भी तमाम तरह की सुविधाएं इकट्ठा की जा रही हैं और उस रास्ते से भी केदारनाथ धाम कितनी चुनौती है, क्योंकि बर्फ हटाने का काम एक तरफ से चल रहा है, दूसरी तरफ तिथि का ऐलान होने वाला है, तो कितनी चुनौती से देखा जा रहा है, चुनौतीपूर्ण ये कितनी ज्यादा हो सकती है? देखिए प्रिया, चार धाम यात्रा उत्तराखंड सरकार के लिए हमेशा से ही चुनौती रही है और खास तौर पर जो केदारनाथ धाम है ये यात्रा काफी कठिन है, क्योंकि 18 से 20 किलोमीटर की जो दूरी है वो पैदल भी तीर्थयात्री जाते हैं उस रास्ते में। और वहां पर जब बरसात के समय में कई तरह की परेशानी होती है, कई बार चट्टाने दरकने से रास्ता अवरुद्ध होता है। इसके अलावा रास्ते में जो लोग पैदल जा रहे हैं उनके ऊपर भी कई बार चट्टाने दरकती हैं, गिरते हैं और वहां पर भी उनको बचाने का काम किया जाता है। तो ऐसे में प्रशासन की ओर से हर स्तर से व्यवस्थाएं इस तरह से की जा रही हैं ताकि जो तीर्थ यात्री हैं यहाँ पर आ रहे हैं उनको किसी तरह से कोई परेशानी न हो और उनके लिए चाहे स्वास्थ्य की सुविधा हो, चाहे पेयजल की हो, चाहे रहने की व्यवस्था हो और बिजली इत्यादि सभी जगह पे जो आपूर्ति है वो व्यवस्थित तरीके से रहे। और खास तौर पर स्वास्थ्य पर अधिक फोकस इसलिए किया जाता है कि देश विदेश से जो तमाम तीर्थयात्री आते हैं उसमें से बहुत से ऐसे यात्री होते हैं प्रिया जो स्वास्थ्य संबंधी अपनी तमाम जानकारियों को छुपा करके आते हैं, क्योंकि पहाड़ी मार्गों पर उनको जाने के लिए अगर डॉक्टर ने मना किया है, अगर समय उनके लिए जाने का सही समय नहीं है, उसके बावजूद भी वो आते हैं। तो ऐसे में उनको स्वास्थ्य संबंधी तमाम तरह की परेशानियां होती हैं। तो ऐसे में स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की टीम भी यहाँ पर तैनात की जा रही है। इसके साथ साथ जो वाहन मार्गों पर चलेंगे। इसके साथ एक अंतिम सवाल ये भी है कि अब जब कपाट खुलने की तिथि का ऐलान हो जाएगा, गंगोत्री यमुनोत्री की आपने बात की कि तिथि का ऐलान हो चुका है, तो जो आसपास के लोग हैं जिनका इंतजार रहता है कि भाई चार धाम की यात्रा शुरू हो और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो, उन लोगों के लिए ये कितनी राहत भरी है? देखिए, चार धाम यात्रा स्थानीय लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण होती है। वो इंतजार करते हैं, वो चाहते हैं कि भारी संख्या में तीर्थयात्री इन चारों धामों में दर्शन करने के लिए आए, क्योंकि उनकी आर्थिकी का यही मुख्य जरिया होता है कि लोग आते हैं, उनके होटलों में ठहरते हैं, उनके दुकानों ढाबों इत्यादि में खाना पीना करते हैं और जो तमाम चीजें वो बेचने और खरीदने के लिए रखते रहते हैं, वहां पर भी लोग आते हैं और उनसे खरीदारी करते हैं। तो ये तमाम जो चीजें हैं, हर स्तर से जो लोग अपने व्यापार को करते हैं वो चाहते हैं कि अधिक संख्या में यहाँ पर तीर्थयात्री आएं और उनके आसपास से होकर के ही आगे की यात्रा के लिए जाएं। तो ऐसे में उनके अंदर भी काफी उत्साह है। इसी वजह से जिला प्रशासन की ओर से व्यापारियों के साथ कई दौर की बैठकें की गई हैं, स्थानीय छोटे दुकानदारों के साथ भी बैठक की गई है और उनको कई दिशा निर्देश दिए गए हैं। ये भी कहा गया है कि जो तीर्थयात्री उनके पास आते हैं उनके साथ सभी लोग संयम से रहें। तीर्थयात्रियों से बार बार अपील की जाती है कि वो भी अगर आते हैं यहाँ तीर्थ यात्रा करने तो संयम के साथ यात्रा करें और यहाँ से एक अच्छा संदेश लेकर के जाएं। बिल्कुल अजय, आपने सही कहा कि जो यात्री आ रहे हैं उन्हें संयम बरतनी चाहिए और इसके साथ ही तमाम जो तैयारियां हैं वो प्रशासन की तरफ से तेज कर दी गई है। बहुत बहुत धन्यवाद अजय आपका। तो देखिए, रुद्रप्रयाग से ये बड़ी खबर है, केदारनाथ धाम के लिए अब तिथि का ऐलान होने वाला है और उसके लिए तैयारियां तेज कर दी गई है। चार धाम यात्रा की तैयारियां पहले से ही की जा रही है। महाशिवरात्रि के दिन केदारनाथ की यात्रा का तिथि कौन सी होगी उसका ऐलान कर दिया जाएगा और इस तिथि के हिसाब से अब यात्री जो है वो केदारनाथ यात्रा के लिए जा सकते हैं। फिलहाल ये बड़ी खबर है और यात्रियों में भी उत्साह है, जो भक्त है उनमें भी उत्साह दिखाई दे रहा है। साथ ही जिला प्रशासन पूरी तैयारियां कर रहा है। हरिद्वार में लोक निर्माण विभाग के मिनिस्ट्रियल कार्मिकों का धरना 6वें दिन भी जारी है। कर्मचारी अपने परस्पर स्थानांतरण और पदोन्नति की मांग को लेकर 6 फरवरी से कार्यालय परिसर में
कार्य बहिष्कार और धरना दे रहे हैं। एसोसिएशन के जनपद अध्यक्ष विपिन वशिष्ठ ने बताया कि विभाग में मिनिस्ट्रियल कार्मिकों का स्थानांतरण अधिनियम 2017-2025 में अधिकार स्पष्ट रूप से दिए गए, लेकिन विभागीय स्तर पर कर्मचारियों को अब तक इसका लाभ नहीं मिला। उन्होंने कहा कि मांग पूरी होने तक धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। अभी आज हमारा हड़ताल का लगभग मुख्य रूप से छठा दिन है और इसमें प्रमुख अभियंता महोदय को हमारे द्वारा बार बार पत्र भी दिए जा रहे हैं, लेकिन प्रमुख अभियंता महोदय द्वारा म्यूचुअल ट्रांसफ़र के संबंध में कोई भी आवश्यक कार्रवाई नहीं की गई है और ना ही हमारे जो अनुज हैं, कनिष्ठ सहायक हैं, वरिष्ठ सहायक हैं, प्रधान सहायक हैं, उन लोगों के स्थानांतरण म्यूचुअल में बड़ी उनको समस्या हो रही है, जिस कारण आज हमें यहाँ पर धरना देना पड़ा है अपने कार्यालय में। इससे पहले भी लगभग 3 माह पूर्व प्रांतीय कार्यकारिणी द्वारा प्रमुख अभियंता महोदय से वार्ता की गई थी और वार्ता उपरांत उनको पत्र ज्ञापन दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी प्रमुख अभियंता महोदय द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है। उनका कहना यह है कि मेरे द्वारा मुख्य सचिव महोदय से वार्ता के उपरांत ही उक्त प्रकरण पर कुछ संज्ञान लिया जाएगा, जो कि बहुत ही खेदजनक है, क्योंकि हमारा जो विभाग है लोक निर्माण विभाग, इसमें म्यूचुअल ट्रांसफ़र में किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारा कनिष्ठ सहायक अगर इधर से जाएगा तो उधर से भी कनिष्ठ सहायक उसी सीट पर आएगा। ये शिक्षा विभाग तो है नहीं कि भाई मैथ का टीचर गया है तो मैथ का ही चाहिए वहाँ। तो म्यूचुअल ट्रांसफ़र में वैसे भी सरकार को कोई वित्तीय भार नहीं पड़ता, लेकिन ये हमारे जो प्रमुख अभियंता महोदय हैं और जो हमारे उच्च अधिकारी हैं उनकी हठधर्मिता है, और इसीलिए आज हम सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और हमारे जनपद में भी पूर्ण कार्य बहिष्कार मिनिस्ट्रियल कार्मिकों द्वारा किया जा रहा है। मैं उनका भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। जो लोग तन मन धन से लगे हुए हैं, हमारे समस्त कार्मिक जनपद हरिद्वार पूर्ण रूप से जो है धरना प्रदर्शन करने में सक्षम है और अग्रणी भूमिका में है। अभी आज हमारा हड़ताल बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड के आगामी चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। देहरादून के वरिष्ठ सिविल अधिवक्ता मनमोहन लांबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के तहत चुनाव की तारीख और मतदान प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी दी। चुनाव 17 फरवरी को आयोजित होगी, जिसमें 104 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। अधिवक्ता लांबा ने मतदाताओं से सावधानी बरतने की अपील की और कहा कि बैलेट पेपर पर किसी भी तरह का टिक, हस्ताक्षर या निशान ये मत अवैध कर सकता है। प्रत्येक मतदाता को कम से कम 5 और अधिकतम 23 वोट वरीयता क्रम में होने होंगे, जिसमें कोई अंक छूटना नहीं चाहिए। मतदान के लिए पहचान पत्र अनिवार्य है। साथ ही अधिवक्ताओं ने सरकार से वरिष्ठ सेवानिवृत्त अधिवक्ताओं के लिए पेंशन, कनिष्ठ अधिवक्ताओं के लिए स्टाइपेंड और न्यायालयों में समुचित चैम्बर की व्यवस्था जैसी लंबित मांगों को फिर से दोहराया। पूरे प्रदेश के अधिवक्ताओं को यह जानकारी है कि बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड के चुनाव 17 फरवरी 2026 को हो रहे हैं और प्रत्येक प्रत्याशी इसमें भाग ले रहा है, अपना वोट मांग रहा है। 104 प्रत्याशी जो हैं वो भाग ले रहे हैं इस चुनाव में, और ये चुनाव प्रेफरेंशियल वोटिंग का होता है। इसमें 104 प्रत्याशियों की एक बुकलेट नुमा आपको मिलेगी, जिसमें अल्फाबेटिकली सबके नाम होंगे, और जिस प्रत्याशी को आप प्रथम वरीयता का मत देना चाहें उसका सीरियल नंबर देखिए, नाम देखिए, उसके स्पेस के आगे 01 डाल दीजिए या 1 लिख दीजिए 1। इसी तरह से जिसको दूसरे वरीयता का मत देना चाहें उसका सीरियल नंबर और नाम देख के 02 या 2। इसी तरह से आप 5 वोट मिनिमम देंगे और मैक्सिमम 23 वोट देंगे बिना ब्रेक के, और कोई भी एक मत वो दूसरी जगह नहीं डालेंगे। यानी 1 अगर आपने किसी को डाल दिया तो दूसरे प्रत्याशी को 1 नहीं डालेंगे। इसी तरह से 2 दे दिया तो 2 नहीं डालेंगे, यानी कोई भी आप अंक रिपीट नहीं करेंगे। पूरे प्रदेश के अधिवक्ताओं को यह जानकारी है कि बार काउंसिल हरिद्वार में श्री यंत्र पुलिया के पार झाड़ियों में लहूलुहान एक युवक का शव मिलने के बाद शुरू हुई जांच में दोस्ती के पीछे छिपे खौफनाक सच का उजागर हुआ है। पुलिस की कड़ी मेहनत और तकनीकी जांच के बाद आरोपी मृतक का करीबी दोस्त बताया गया, जिसका नाम अरविंद उर्फ शिवम है।
पूछताछ में सामने आया कि 6 फरवरी की रात शराब के नशे में गुस्से के उबाल में अरविंद ने दोस्त के सिर पर पत्थर से ताबड़तोड़ वार कर उसकी जान ले ली। घटना के बाद आरोपी फरार हो गया, लेकिन पुलिस ने मथुरा से उसे पकड़ लिया। अब आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया है और कानूनी कार्रवाई जारी है। ये मामला दोस्ती और शराब की रात में भयावह परिणाम की एक चेतावनी है। कनखल में 7 फरवरी के शाम के समय एक सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी कि श्री यंत्र पुलिया के पास में जो दक्ष 2 के नाम से जाना जाता है, उसके पास में एक लड़के की डेड बॉडी पड़ी है जिसके सर को कुचला गया है। तत्काल संबंधित हमारे जो थानाध्यक्ष है वो हमारे सर्कल अफसर एसपी और मेरे द्वारा भी मौके का मुआयना किया गया था और हमारी फॉरेंसिक जो टीम है वो भी मौके पर गई थी। जिस पत्थर से कुचल के उसकी हत्या की गई थी वो भी पुलिस ने बरामद किया था। तत्काल जो मृतक है उसकी पहचान कुणाल के रूप में हुई थी, सन ऑफ रोहितास। उसको तत्काल हॉस्पिटल भेजा गया, उसका पीएम वहाँ कराया गया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए, क्योंकि बच्चा 16 साल की उम्र का बताया गया था, इसलिए तत्काल हमने कई स्तरों पर टीमों का गठन करके इसके खुलासे के लिए लगातार हम लोग काम कर रहे थे। इस बीच हमें एक महत्वपूर्ण सूचना मिली थी कि ये जो मृतक है ये उस दिन शाम के समय एक अन्य लड़के के साथ देखा गया था जिसका नाम अरविंद उर्फ शिवम है। उसको भी पुलिस के द्वारा तलाश किया जा रहा था, वो घर से फरार चल रहा था। इस बीच हमें ये सूचना मिली थी कि यह जो लड़का है, जो अभियुक्त है, वो मथुरा में उसकी लोकेशन आई है। लोकेशन हम लोगों के द्वारा तत्काल टीम वहीं मौके पर भेजी गई थी, वहीं से उसकी अरेस्टिंग की गई है। कनखल में 7 मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर गठित पत्रकार कल्याण कोष से जिले के पत्रकारों और उनके परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान की गई। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित और एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने 5-5 लाख रुपए का चेक वितरित किया। इस सहायता का लाभ 3 मृतक पत्रकारों के आश्रित अक्षिता शर्मा, सरिता और चंदा देवी के साथ ही गंभीर रूप से बीमार पत्रकार विवेक शर्मा को मिला है। जिलाधिकारी ने कहा कि पत्रकार शासन, प्रशासन और जनता के बीच सेतु का काम करते हैं और उनके परिवार की मदद करना सरकार की प्राथमिकता है। इस बार सभी पात्र आवेदनों को स्वीकृति दी गई है, जिसमें पत्रकार समुदाय में राहत की भावना है। ने आवेदन दिए थे उसे मान्य करते हुए सरकार ने 5-5 लाख का चेक दिया है। जो पत्रकार जिनकी मौत हुई है उनके आश्रितों को चेक प्रदान किया गया है। साथ ही एक पत्रकार जो कि गंभीर रूप से बीमार है उन्हें भी चेक प्रदान किया गया है। सरकार का कहना है कि पत्रकार जो है वो जनता और सरकार के बीच सेतु का काम करते हैं, यानी सरकार की जो योजनाएं हैं उसे जनता तक पहुंचाने का काम किया जाता है। और इस दौरान जब उनकी मौत होती है या फिर वो गंभीर रूप से बीमार होते हैं तो उनके परिवार की देखभाल करना या उनकी देखभाल करना सरकार का काम है, सरकार का कर्तव्य है, जिसे सरकार पूरी निष्ठा के साथ निर्वहन कर रही है। इस दौरान ये भी कहा गया कि जितने भी अब आवेदन मिले हैं उन सबको स्वीकृति प्रदान की जाएगी। फिलहाल बड़ी खबर उत्तराखंड से बता दें कि पत्रकारों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। पत्रकार जिनकी मौत हो चली है उनमें से एक गंभीर रूप से भी बीमार हैं, उनको जो है 5-5 लाख का चेक दिया गया है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुकी है संवाददाता अर्चना ढींगरा। अर्चना, पत्रकारों के लिए अब उत्तराखंड सरकार जो है वो ये साबित कर रही है कि जो पत्रकार है वो जनता के लिए भी काम कर रहे हैं और सरकार के लिए भी, यानी एक सेतु के समान है और उनके परिवार की देखभाल करना सरकार का कर्तव्य है। 5-5 लाख का चेक दिया गया। अब जो जिनकी मौत हो चली है पत्रकार में उनके परिवार को दिया गया, उनका क्या कुछ कहना था? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगी कि यहाँ पे सभी के जितने लोगों को ये मिला है, चेक मिला है 5-5 लाख रुपए का, जिला अधिकारी मयूर दीक्षित द्वारा दिया गया और एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल द्वारा दिया गया। उन पत्रकारों के परिजनों का यही कहना है कि ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि हमें आज मुख्यमंत्री कोष से और जो पत्रकार गठन है हमें पैसे मिले।
उनसे उनके घर की चल जाएगी, क्योंकि कमाने वाला ही चला गया है। जैसा कि बता दूं कि जो गंभीर रूप से बीमारी में चल रहे हैं, उनके लिए भी जब चेक आया तो उनके विवेक जी के चेहरे पे खुशियों की लहर साफ दिखाई दे रही थी। जी, यही बंसीधर तिवारी। कितने कितने पत्रकार जो है जिनके परिवार वालों को ये राशि दी गई है? अभी फिलहाल हरिद्वार से 4 लोगों को मिली है, हरिद्वार जिले को। अब सरकार कह रही है कि जितने भी आवेदन मिलेंगे उन सब पर विचार किया जाएगा, उन सबको स्वीकृति दी जाएगी। जी बिल्कुल, देखिए कि जब जनता तक बात सरकार की पत्रकार जगत ही पहुंचाता है, तो संभावना भी लोग इतना सरकार से उम्मीद भी रखते हैं कि हमारे जाने के बाद या हमारे परिवार में से किसी की गंभीर बीमारी से जूझते हुए सरकार भी हमारी मदद करे। जी, तो अब जब सरकार की तरफ से ये कदम उठाया जा रहा है अर्चना, तो पत्रकारों का क्या कुछ कहना है? जी बिल्कुल, पत्रकारों ने आवेदन किए हैं और यही की है कि जिसके जैसे बहुत सारे ऐसे भी चैनल हैं जो नहीं करते हैं और कुछ अस्थायी तौर पे भी रहते हैं, और जो मान्यता प्राप्त होते हैं वो भी दर दर भटकते हैं, जो जिनके अपने पोर्टल वगैरह है उनको भी चाहिए होते हैं। घर में जब पत्रकारिता सच्चे मन से कर रहे हैं तो उनको भी कुछ आश्वासन चाहिए सरकार की तरफ से। और अभी आवेदन पर विचार भी किया जा रहा है कि जिनके आवेदन आए हैं उन पे गहन जांच होने के बाद पत्रकारों को सुविधाएं दी जाएगी। चलिए अर्चना, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो पत्रकार कल्याण कोष से अब आर्थिक सहायता दी जा रही है सरकार की तरफ से। जिन पत्रकारों की मौत हो गई है उनके परिवार वालों को 5-5 लाख का चेक दिया गया है। साथ ही एक पत्रकार जो कि गंभीर रूप से बीमार चल रहे हैं उन्हें भी 5 लाख का चेक दिया गया है। सरकार का ये कदम कहीं ना कहीं पत्रकारों में एक नई जोश, एक नई उम्मीद जो है वो भरता नजर आ रहा है। देहरादून के विकास नगर में देर रात एक गोलीकांड ने सनसनी फैला दी। यहां एक व्यक्ति की अज्ञात लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी। शुरुआती जानकारी के अनुसार हमलावर 2 लोग थे जो कि नीले रंग थे। हत्या के बाद पुलिस ने पूरा गन चेकिंग अभियान शुरू कर दिया है। फिलहाल बॉर्डर और अन्य थाना क्षेत्रों में नाकेबंदी कर संदिग्धों की तलाश की जा रही है। पुलिस अपराधियों की धरपकड़ के लिए पूरी तरह से मुस्तैद दिखाई दे रही है और मामले की जांच भी तेजी से जारी है। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया डेली लाइव। नमस्कार।